नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IVGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। आज का टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। इंग्लिश में इसे सिटीजनशिप कहते हैं। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 से 4 तक जो भाग दिया गया है वो प्रथम भाग है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध दिया गया है। ठीक है, कहाँ? भाग एक में भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध किए गए हैं। वहीं भाग दो में अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 अर्थात यह भाग दो में स्पष्ट करता है कि इस राज्य क्षेत्र में रहने वालों या रहने वाले व्यक्तियों में नागरिक कौन होगा। तो हमारा भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो इसके जो निर्माता थे अर्थात संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनको ये तय करना था कि हम अपने देश का भविष्य किस प्रकार से निर्माण करें, अर्थात हम संविधान का किस प्रकार से निर्माण करें जो भविष्य में भी चलनशील हो। तो उसके लिए क्या किए? उसके लिए संविधान के भाग 1 में भारत का राज्य क्षेत्र चुना गया। भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक होगा तो वो भाग 1 में बताया गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत के नागरिक कौन होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भाग 2 में अर्थात उस राज्य क्षेत्र पर कौन व्यक्ति निवास करेगा, इसके लिए वर्णन जो है भाग 2 में करता है संविधान सभा के सदस्य। तो उस यानी कि इस भारत के राज्य क्षेत्र पर कौन व्यक्ति रहने वाला यानी कौन व्यक्ति नागरिक होगा, तो इसका उपबंध भाग 2 में दिया गया है। इसके बारे में संविधान में अस्थाई और विस्तृत उपबंध नहीं है, क्योंकि संविधान में 5 से लेकर 11 तक तो बहुत कम अनुच्छेद है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा विस्तृत इसका वर्णन नहीं हो पाया है। यह भाग केवल उन लोगों ये इम्पोर्टेंट है, इसे दिमाग में अपने डाल लो, घुसा लो। कह रहा है यह भाग अर्थात भाग 2 जो है केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने के। ठीक है, यानी कि ये संविधान उन्हीं पे लागू हो रहा है जो 26 जनवरी 1950 तक यानी कि 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन तक ये नागरिक भारत के रहे होंगे। ये उन्हीं के लिए बना है, यानी कि भारत में ही जन्मे होंगे और भारत में उनकी शादी भी हुई होगी और भारत में निवास भी कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए संविधान में व्याख्या किया गया है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अस्थायी और विस्तृत नहीं है। तथा बाद की स्थितियों के लिए इसमें एक उपबंध है। क्या? अनुच्छेद 10 और 11 में बताया गया है कि बाद की स्थितियों के लिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति जो है वो संसद को दे दी गई। इसी शक्ति के आधार पर संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। ठीक है, ये बात समझ में आया? नागरिकता संबंधी अधिनियम कह रहा है कि उसके बाद 26 जनवरी 1950 तक या उसके पहले के बारे में, यानी कि उसके पहले कौन भारत का नागरिक उस समय है, इसके लिए संविधान में वर्णन किया गया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा वो उसके लिए कानून बनाने के लिए जो शक्ति दिया है हमारा संविधान, किसे दिया है? संसद को दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता संबंधी विधेयक बिल को पारित कौन करवाता है, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है। तो इसी शक्ति का उपयोग करते अर्थात आर्टिकल 10 और 11 का ही उपयोग करके भारत सरकार उस समय क्या किया, यानी कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, 1955 नागरिकता अधिनियम पारित किया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम ही पारित करवा दिए। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आ रहे थे और इधर पश्चिम बंगाल यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय आधुनिक में जिसका नाम बांग्लादेश है, उस समय पाकिस्तान का वो भाग था बांग्लादेश। तो वहाँ से भी व्यक्ति काफ़ी लोग पलायन करके या प्रव्रजन करके हमारे भारतीय क्षेत्र में आ रहे थे और हमारे देश की एकता एवं अखंडता को बाधित कर रहे थे।
अब आगे चलते हैं। तो नागरिकों को विशेष अधिकार हर संविधान में, हर देश में ये स्पेशल राइट सिटीजनशिप दिया जाता है। हर संविधान, हर देश में ऐसा, हर देश के संविधान में ऐसा देखने को हमें बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि जहाँ, जैसे हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमारी जो सरकार है वो हमारे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं या इनके हमारे पूर्वज यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे वो मृत्यु हुए, उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनके बच्चे भी हुए, वो भी यहीं पे ही रहे। तो उनके लिए हमारी भारत सरकार जो है वो, यानी कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो कुछ विशेष उपबंध यानी कि विशेष अधिकार देता है। तो ऐसे हमारे देश में है। इसी तरह जैसे चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो यहाँ सब भी अपने सभी लोग अपने देश के नागरिकों को विशेष अधिकार देते हैं। ऐसा हर देश में है। तो हमारा संविधान भी भारतीयों को कुछ विशेष अधिकार देता है। तो कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं। तो कह रहा है प्रायः सभी देश अपने नागरिकों को शेष व्यक्तियों की तुलना में कुछ विशेष अधिकार देता है, कुछ विशेषाधिकार देता है शेष व्यक्तियों की तुलना में। संविधान के अलावा कुछ अधिनियम भी ऐसे अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। यानी कि संविधान के अलावा भी कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो ऐसे अधिकारों का, अर्थात विशेष अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं। तो हमारे संविधान में ये शक्ति, यानी कि अधिनियम बनाने की शक्ति किसे दिया गया है संविधान द्वारा? तो संसद को ये शक्ति दिया गया है। जैसे अब उदाहरण, यही क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि किसी भी भारत के नागरिकों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है। या एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे कौन कौन सा अधिकार क्या है भारतीयों को प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन हम आगे कहाँ पढ़ेंगे? ये मौलिक अधिकार में भी पढ़ेंगे और नागरिकता संबंधी से में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो बात कल स्टार्ट। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा है? भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार, यानी कि भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। कहाँ? आर्टिकल 15 में। क्या? लिंग, जाति, धर्म, भेद, उपासना इत्यादि के आधार पर हम किसी का प्रतिषेध, अर्थात उनके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे या उनको गलत या ग्लानि महसूस नहीं करवाएंगे। अब आगे बात करते हैं। आर्टिकल 16 में इसी तरीके से हमारे संविधान में भारतीय नागरिक को कुछ विशेष उपबंध देता है। जैसे लोक नियोजन के अवसर पर समता का अधिकार, जो भारतीय होंगे उनके अंदर समता का अधिकार रहेगा। ठीक है। तो ऐसा ये सिर्फ भारतीयों को दिया गया है। आर्टिकल जो 16 है, यानी कि समता का अधिकार, ये भारतीयों को स्पेशल मिला हुआ है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व अन्य अधिकार। ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सिर्फ अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है, बाहरियों को नहीं प्राप्त है, यानी कि विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं एक इस व्यू से कि भारतीयों को ही प्राप्त है, तो भारतीय कौन हुए? जो भारत क्षेत्र में भारत के नागरिक होंगे। तो भारत के नागरिकों को ही सिर्फ ये आर्टिकल 19 की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार आर्टिकल 29 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान, जो अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा वर्णन किया गया है मूल अधिकार के आर्टिकल 29 में। तो इसमें भी क्या बोला गया है? ये भी सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। यानी कि ये तो अल्पसंख्यक से संबंधित जुड़ा हुआ है इसका, ये इस आर्टिकल का, लेकिन फिर भी ये नागरिक अधिकार से भी संबंधित ये आर्टिकल है। तो कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्त का अधिकार, जैसे वो पद कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 58 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति वही होगा जो भारत का नागरिक हो। तो यानी कि जन्म से नागरिक हो। हमारे यहाँ जन्म से अगर नागरिक होगा तो वही राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति का भी पद इसी प्रकार से है। 66 में आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 124 में दिया गया है। ठीक है। यानी कि जो न्यायाधीश है वही न्यायाधीश बन सकते हैं जो इस देश के नागरिक हो और यहीं पे पैदा हुए हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आर्टिकल 217 में इसी प्रकार से वर्णन है। राज्यों के राज्यपाल जो हैं आर्टिकल
157 में दिया गया है। तो ये सब हमारे संविधान में नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं अन्य अन्य व्यक्तियों की तुलना में, अर्थात अन्य का मतलब यहाँ पे विदेशियों के तुलना में। भारत का महान्यायवादी, ये आर्टिकल अपने दिमाग में छाप लो दोस्तों। राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 58, उपराष्ट्रपति 66 यानी कि पदों से संबंधित, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो अर्हता जो पूछता है तो एक ये भी अर्हता में रहता है यानी कि योग्यता में आर्टिकल, तो ये सब योग्यता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 124, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आर्टिकल 217, राज्यों के राज्यपाल का 157, भारत के महान्यायवादी ये बहुत पूछता है 76 आर्टिकल, राज्य के महाधिवक्ता ये यूपी के लिए स्पेशल है 165 में दिया गया है। इसी तरीके से अब बात करते हैं दोस्तों क्या संसद की सदस्यता जो है, संसद की सदस्यता जो है ये आर्टिकल 84 में दिया गया है, और तथा राज्य विधानमंडलों की जो सदस्यता है वो आर्टिकल 191 में अर्हता है। ये भी विशेष अधिकार किसे प्राप्त है, भारतीय नागरिक को ही सिर्फ। तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत मतदान करने का जो अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिक को, सिर्फ ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को भी ये अधिकार नहीं प्राप्त है। तो इस प्रकार हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं इस प्रकार से। अब आगे बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान यानी कि जो नागरिकता से संबंधित है तो बताया गया है हमारे संविधान में कि 26 जनवरी 1950 तक जो व्यक्ति यहाँ भारत के राज्य क्षेत्र में उपस्थित थे वही वही क्या कहलाए, वही नागरिक कहलाए हैं। तो भारत के तो संवैधानिक प्रावधान तो यही प्रावधान करता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसे बोलते हैं इंग्लिश में। संविधान के भाग 2 के क्या, संविधान के भाग 2 के शीर्षक क्या है, नागरिकता है। भाग 2 जो है उसका शीर्षक क्या है, नागरिकता है। इसमें सिर्फ संविधान के लागू होने के समय के किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा ऐसा वर्णन किया गया। तो आर्टिकल 5, 6, 8 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक नागरिकों को 4 वर्गों का उल्लेख किया, यानी कि चार प्रकार के नागरिकों का उल्लेख किया गया है। कहाँ तक, आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक। आर्टिकल 9 में बताया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। तो यानी कि नागरिकता की समाप्ति से संबंधित अधिनियम वो आर्टिकल किससे कौन सा आर्टिकल संबंधित है, आर्टिकल 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी उतार लो। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है नागरिकों का भारत में कितने वर्ग हैं, तो 4 प्रकार के। और इसी प्रकार से आर्टिकल जो 10 है और 11 संबंधित है संसद, ये 10 और 11 संबंधित है संसद से। ये कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का, क्या विधि यानी कि लॉ बनाने की शक्ति किसे दिया गया है, तो संसद को ही प्रदान करता है। कौन, आर्टिकल 10 और 11 नागरिकता से संबंधित जो विधेयक पारित होता है वो संसद को शक्ति दिया गया है, ठीक है। विधानमंडल को भी नहीं दिया गया है ये शक्ति। तो अब बात करते हैं एक एक करके। संविधान के आरंभ पर नागरिकों के वर्ग, ठीक है, जो जब यानी कि आरंभ का मतलब है 26 जनवरी 1950 तक का। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 8 तक प्रत्येक में नागरिकों को एक विशेष वर्ग का, यानी कि प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों का एक विशेष वर्ग उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो इस प्रकार है। पहले में दिया है अधिवासों द्वारा नागरिकता, यानी कि जो 4 वर्ग दिया गया है हमारे संविधान में 5 से लेकर 8 तक। तो 4 आर्टिकल हुए, तो चारों एक आर्टिकल में सभी के लिए अलग अलग वर्ग दिया है। तो अधिवासों द्वारा नागरिकता यानी कि अधिवास यानी कि निवास स्थान, ठीक है। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 5 में की गई है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, ठीक है, यानी वह भारत का नागरिक होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति जिस दिन हमारा संविधान यहाँ पे लागू होता है पूर्ण रूप से, यानी 26 जनवरी 1950 तक, तो जो हमारे राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित था, ठीक है, तो उन्हीं को क्या माना गया है, भारत का नागरिक माना गया है। उसके बाद जो आए हैं या यहाँ से नागरिकता समाप्त किए हैं, उसके बारे में हमारा संविधान मौन है, यानी कि मौन
नहीं है, उसके लिए हमारा संविधान समझ लीजिए एक प्रगतिशील है, क्योंकि उसके लिए शक्ति किसे दिया गया है, संसद को। आगे की जो उसके संबंधित नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो शक्ति दिया गया है 1950 के बाद का, वो संसद को दिया गया है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो वह कौन अधिवास कौन हो, अधिवास जो रहेगा व्यक्ति उसमें, तो वो भारत का नागरिक होगा। वह आगे फिर इसमें बात करता है, कह रहा है यदि वह निम्न 3 शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, 3 शर्त अगर अगर वो पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, जो उस समय हमारे यानी कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, अगर उस दिन तीन जो एक कंडीशन बनाए गए हैं, 3 कंडीशन है, तो अगर उन तीनों कंडीशन को वो फुलफिल कर ले रहा है, यानी कि भर दे रहा है, तो वो भारत का नागरिक स्वयं, अर्थात वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, पहला कंडीशन है। दूसरा है उसके माता पिता में से कोई एक भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, अर्थात चाहे माता जन्मी हो यहाँ पे और या पिता जन्मा हो। कब? 26 जनवरी 1950 के दिन तक। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के दिन तक, उसके बाद नहीं। वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो, यानी कि वह संविधान के प्रारंभ से, अर्थात जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950, यानी कि 1945 में अगर कोई व्यक्ति यहाँ 1945 से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर कोई विदेशी है तो उसके लिए ऐसा प्रावधान था। ठीक है, तो लेकिन कब तक? 26 जनवरी 1950 तक के ही दिन तक। ठीक है, तो उसे भी भारत का निवासी या नागरिक माना जाएगा। तो 3 प्रकार के ये हैं जो हमारा संविधान लागू हुआ जिस दिन, उस दिन अगर ये तीनों फुलफिल कर जा रहे थे व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ पे था या यहाँ की नागरिकता स्वीकार करना चाहता था कोई भी विदेशी, क्योंकि उस समय बहुत सारे विदेशी भी यहाँ पे थे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो उसके लिए उनके लिए था जो 1945 तक यानी कि भारत क्षेत्र पर आके रहे, कानूनी रूप से आ गए होंगे, तो उनके लिए ये प्रावधान हमारा संविधान आर्टिकल कितना 5 करता है। इस प्रकार और बात करते हैं दूसरा जो वर्ग है, 4 वर्गों की बात किया है हमारे 5, यानी कि आर्टिकल 6 में दूसरा वर्ग है। तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो पाकिस्तान जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बंटवारा हुआ हमारे देश का, तो भारत और पाकिस्तान का नामक 2 देशों का 2 देश जन्म लिए, जिसके कारण कुछ व्यक्ति क्या हुए, भारत में रहना पसंद कर रहे थे और कुछ व्यक्ति पाकिस्तान में रहना पसंद कर रहे थे। तो भारत से जो लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो भारत में आए, तो जो पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए ये अनुच्छेद है आर्टिकल 6। उसमें बताया गया है पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को नागरिक समझा जाएगा। कब मतलब नागरिक किसे समझा जाएगा? पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति को किसे नागरिक हम समझेंगे? तो ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। एक है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, उसी दिन हमारे देश का बंटवारा हो जाता है रात में 12 बजे। तो उसके बाद 1 साल यानी कि जुलाई अगस्त यानी कि लगभग में 11 महीने के बाद तक जो है लोग इधर से उधर, माने कि भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो वहाँ तक यानी कि 19 जुलाई 1948 को ये सुविधाएं समाप्त की गई कि अब आप लोग अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत में ही रहें, अगर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में ही रहें, क्योंकि तब तक ऐसा हमारे संविधान में ऐसा वर्णन किया जा चुका था। तो ये जो यानी कि आर्टिकल 6 का जो है, तो यही बात करता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे वो, या खा वाला जो यानी कि दूसरा जो है 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आए। तो उसके बाद जो भारत में आए हैं उनके लिए क्या है, संसद कानून बनाया है, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955, वही जो बताए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाने की आवश्यकता पड़ी। अब आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले कोई
करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वो दो शर्तें यानी कि पूरा कर लेता हो। दो शर्तें कौन कौन सी है? तो इसमें पीछे क्या था? पीछे ये था यानी कि जो अभी हम समझाए कि कौन भारत का, किसे हम भारत का नागरिक समझें। तो भारत का नागरिक समझने के लिए तो इसी में ही यानी कि दो शर्तें बताई गई हैं। कौन कौन सा? उसका या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 यानी कि जनसंख्या जब उधर पॉपुलेशन सेंसस जब लगा था, यानी जनसंख्या की गणना 1935 तक जब उसके पहले हुआ था 1931, तो भारत सरकार अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उस समय अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी भारत में जन्मे हो, ऐसे भारत राज्य क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, उन्हें माना जाएगा। सेकंड शर्त जो है इसमें बताया गया है कि दूसरी शर्त 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में प्रजनन करने वालों के लिए अलग अलग नियम है, ठीक है। क्योंकि पहले के लिए हमारा संविधान वही, पीछे दो जो है उसके लिए बताया है, मतलब उपाय दिया गया है। बाद में जो हमारे देश में आए हैं, भारत में आए हैं, उनके लिए संसद कानून बनाया है, अधिनियम बनाया है। और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता क्या होगी? तो उनकी नागरिकता के लिए भी कुछ यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं, यानी कि समाप्त किया जाएगा। या फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे तो पाकिस्तान गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान से फिर वापस फिर भारत में चले आए, तो उनके लिए भारत सरकार अधिनियम 1955 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1955 उस समय की सरकार लाती है। अब बात करते हैं भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। इसके बारे में उपबंध बात करता है कौन? आर्टिकल 6, यानी कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों जैसे NRI और PIO, OCI, ठीक है, समुद्र पारीय नागरिकता और भारतीय मूल की नागरिकता, ठीक है, भारतीय विदेशी मूल नागरिकता, इस प्रकार का ये सब अधिनियम में दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 8 में कहा है कि इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता का दादा दादी नाना नानी में से किसी का भी जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान समय में अन्य देश में रह रहे हैं, अर्थात विदेश में हो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति पैदा हुआ है, वो मतलब पैदा हुआ है कहाँ पे? मान लीजिए अमेरिका में पैदा हुआ है, लेकिन उसके जो दादा थे, ठीक है, यानी परदादा या दादा या परदादा जो थे, वो 1935 अधिनियम के तहत उन्हें नागरिकता प्राप्त थी। उनके पास अगर ऐसा कोई प्रमाण हो तो वो भारत में आके नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रावधान है, अर्थात उन्हें जैसे 5 साल या 8 साल रुकना पड़ता है या 6 साल, उनके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग प्रावधान है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है नागरिकता हमें जो यानी कि अन्य देश में रह रहे हैं अर्थात विदेश में हो, तो उनके लिए यह उपबंध दिया गया है, क्या? आर्टिकल 8 में, ठीक है। आर्टिकल 8 में इस प्रकार का उपबंध दिया गया है जो अभी विदेश में भी है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? आर्टिकल 9 कह रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वनडे PCS वनडे में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत नागरिकता यानी नागरिकता का त्याग या नागरिकता की समाप्ति की जाती है। तो आर्टिकल 9 में नागरिकता समाप्त तभी माना जाता है जैसे किसी के प्रति किसी के ऊपर देशद्रोह लगाया गया हो तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए हमारे भारत का युद्ध पाकिस्तान से चल रहा है, तो कोई उसमें ऐसा व्यक्ति है हमारे यानी कि शत्रु, यानी कि पाकिस्तान उस समय हमारा शत्रु देश होगा, तो कोई शत्रु देश से कोई हम भारतीय नागरिक वहाँ से व्यापार करे या जो बात कही गई है उसे ना माने और यहाँ के सूचनाओं को विदेश वहाँ पाकिस्तान में भेजे, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की समाप्ति की बात आर्टिकल 9 में की गई है। या वो स्वेच्छा से
नागरिकता को अपने त्याग कर रहा है। तो ये सब आर्टिकल 9 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, यानी कि नागरिकता के अधिकार हमेशा एक निरंतर रूप से बने रहेंगे, ऐसा प्रावधान, यानी कि भारत सरकार, संसद को यह शक्ति नहीं है कि कोई ऐसा अधिनियम लाके जो पहले भारत का नागरिक था उसे यानी कि बहुत बड़े पैमाने में या किसी समुदाय को नागरिक आघोषित कर दे। तो ऐसा ऐसा प्रावधान ऐसा ना हो, उसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता भी बताई गई है। आर्टिकल 11 बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 और 11 यही संबंधित है, संसद को जो शक्ति दिया गया है। आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करता है। कौन? आर्टिकल 11 यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम विस्तृत अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो भारतीय शासन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955, 1975, मतलब अभी तक 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो बारी बारी से सभी का क्रम से हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं क्या नागरिकता का अर्जन या नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे वो भारत में पैदा हुए थे, तो अभी बात किए पीछे हम, तो नागरिकता का अर्जन या नागरिकता अधिनियम 1955, यानी कि नागरिकता अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो नागरिकता कैसे हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हमारा जो संसद है कुछ अधिनियम बनाया हुआ है, उसी के बारे में 1955 ये पहला अधिनियम बना था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी यहाँ यानी कि चर्चा कर लेते हैं। तो नागरिकता का अर्जन या नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के अनुच्छेद 11 से प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन यानी कि प्राप्ति और समाप्ति, अर्जन और समाप्ति तथा अन्य संबंधित विषयों से जुड़े प्रावधान किए गए। 1955 से अभी तक संसद ने कुल 8 बार, कितने बार? 8 बार इसमें संशोधन किया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 8 बार तक अभी तक इसमें संशोधन किया जा चुका है। तथा इतना संशोधन करने के बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम के विभिन्न प्रावधान इस प्रकार है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जो अधिनियम यानी कि परिवर्तन किए गए हैं या संशोधन किए गए हैं, उसके बाद भी जो अब प्रेजेंट टाइम में जो प्रावधान है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो विदेशी निवासियों के लिए विशेष दर्जा, ठीक है, जो विदेश से यानी कि विदेश में जो रह रहे हैं, जैसे NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, इन सभी के बारे में जो है हमारा संविधान शक्ति दिया है। किसे? संविधान संसद को दिया है, वो इनके बारे में कानून बना सकता है। तो ऐसा जो है, तो इन्हें विदेशियों को, जो हमारे भारत के ही नागरिक हैं लेकिन वो विदेश में जाके रह रहे हैं और विदेशी वहीं पे अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे हैं, फिर भी उनके लिए हमारा भारत सरकार कुछ विशेष उपबंध करता है। और उसके साथ में उसके साथ में अब अभी तो ये भी बात कर, जैसे NRI हैं जो अनिवासी भारतीय, इनके लिए तो वोट देने के लिए भी प्रावधान ये लोग बार बार मांगते रहते हैं या मुद्दा उठाते रहते हैं। ऐसा हम पेपरों में बहुत बार आप लोग भी देखते ही रहते होंगे। तो अब इसी पे हम बात करने वाले हैं। विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत नागरिकता से अलग विशेष दर्जा देती है, ठीक है, जिनका संबंध उन व्यक्तियों को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से होता है, ठीक है। तो विदेश में रहने वाले, यानी कि वो भारत के ही नागरिक होंगे तभी तो विदेश में रह रहे हैं, तो रहने वाले कुछ व्यक्तियों को भारत सरकार नागरिकता से अलग विशेष दर्जा देती है। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? यही 3 व्यक्ति हैं। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके। पहला है
अनिवासी यानी कि एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ इंग्लिश इसे शॉर्ट में बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल के ही वो व्यक्ति हों। तीसरा, भारत के समुद्र पारीय नागरिकता, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके बारे में हम भी बारी बारी से एक तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। कहाँ, इसी पे। जैसे आदिवासी को एनआरआई जो हैं इनको वोट देने का अधिकार है कि नहीं, और किस प्रकार की विशेष जैसे शिक्षा में अधिकार, और यहाँ स्वतंत्रता संबंधित अधिकार, और बैंकिंग से संबंधित लेन देन का अधिकार, ये सब अधिकार इनको दिया गया है। किन किन लोगों को दिया गया है, किन्हें नहीं दिया गया है, इस तो इनका हम तुलनात्मक रूप से अभी अध्ययन करने वाले हैं इन तीनों का। ठीक है, एनआरआई जैसे जो यहीं पे पैदा हुए, पढ़े लिखे, उसके बाद विदेशों में जाके बस गए, वहीं पे शादी कर लिए, वहीं के मूल की लड़कियों से, वहाँ के नागरिकता भी वो हासिल कर लिए और वहीं पे रहने लगे, तो उन्हें हम एनआरआई कहते हैं। ठीक है, और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि अभी ने जैसे पहले क्या था, जब भारत यानी कि भारत जब उपनिवेशिक काल से गुजर रहा था, तो उस समय अंग्रेज के बहुत सारे औपनिवेशिक देश थे। तो जैसे सूरीनाम और वेस्ट इंडीज, त्रिनिदाद टोबैगो, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे खेती करवाने के लिए यहाँ से मजदूरों को ले जाते थे और वहीं पे छोड़ देते थे, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, वहीं के निवासी हो गए। तो वही है क्या, भारतीय मूल के व्यक्ति, उन्हीं को कहलाया जाता है। और भारत के समुद्र पारीय इसी प्रकार से इनका भी वर्णन है। अभी हम एक एक करके सबका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं। वहीं से एग्जाम में भी पूछता, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो 2011 में भारत सरकार ने घोषणा की, भारत के मूल व्यक्तियों को जारी होने वाले कार्ड, यानी कि 2011 में एक कार्ड जारी होता है, तो कौन कौन सा कार्ड, पीआईओ, ओसीआई, ये दो जो कार्ड हैं से अलग नहीं रहेगा। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को जारी होने वाले कार्ड पीआईओ अब ओसीआई से अलग नहीं होगा। यानी कि भारत के समुद्र पारीय नागरिक और भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो कभी दादा परदादा यहाँ पे जन्मे थे, बाकी वो फिर चले गए और वहीं पे सब पैदा हुए विदेशों में ही, तो उन्हीं के बारे में ये कह रहा है। तो इनके जो इन्हें कार्ड मिला है वो दोनों अब अलग नहीं रहेंगे, वो सेम रहेंगे ऐसा। लेकिन अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों, ऐसा ज़रूरत क्यों उसे आ रहा है कि भारत सरकार को, कि ये पीआईओ यानी कि भारतीय मूल निवासी और ओसीआई यानी कि समुद्र पारीय निवासी है, ये दोनों को एक ही कार्ड दोनों को देना चाह रहा है। तो ऐसा क्यों हमारे एकता और अखंडता भी, इससे हमारे एकता और अखंडता में भी निरंतरता बनी रहेगी, यानी कि असुरक्षा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अलग अलग कार्ड है इन दोनों का, तो ये लोग यहाँ पे कुछ हमारे देश के खिलाफ साजिश भी रच सकते हैं। तो इसीलिए इनको अलग एक ही, अब पहचान पत्र एक ही देने के लिए बात हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संशोधन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, अब तुलनात्मक रूप से इनका अध्ययन कर लेते हैं। देख लीजिए, तुलना करते हैं एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ठीक है, तुलना का आधार क्या है, जैसे नागरिकता, साधारण निवास, आहारता, विशेष सुविधा और वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जो है इन तीनों में तुलना का आधार है। इसी प्रकार से हम इनका तुलना करेंगे, किन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन अर्हता उन्हें दिया गया, किन्हें नहीं दिया गया है। तो एक एक करके यहाँ पे तुलना से हम तीनों के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन यहीं से पूछता है सबसे ज़्यादा, ये इसलिए इस चार्ट को अभी स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना या अपने कॉपी में लिख लेना, और अपने दिमाग में तो इसे एकदम घुसा ही लेना, यहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा। नागरिकता, पहला है नागरिकता, तो एनआरआई जो है अनिवासी भारतीय जो हैं वो भारतीय नागरिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो विदेशी नागरिक समझे जाएंगे, और समुद्र पारीय भारतीय नागरिक हैं उन्हें भी हम विदेशी नागरिक ही समझेंगे। साधारण निवास, विदेश में रह रहे हैं ये पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, और समुद्र पारीय भी पहले से भी विदेश में रह रहा है। तो ये तीनों साधारण, जो इन तीनों का जो निवास स्थान है ये विदेश में ही है। ठीक है, तीनों का। और बात करते हैं यानी कि इन्हें योग्यता क्या,
नागरिकता संबंधी जो योग्यता है किस प्रकार कैसे इन्हें दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक बनना चाह रहा है तो उसे हम किस योग्यता पे भारत का नागरिक बनाएंगे, तो वही हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। विदेश में लंबे समय तक रहने वाला भारतीय नागरिक, ठीक है, यही अर्हता है क्या, इसकी योग्यता है कि वो विदेशी या नाराई है, ठीक है। वह विदेशी नागरिक जिसने कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो। भारतीय मूल का निवासी किसे समझा जाएगा और अनिवासी भारतीय किसे समझा जाएगा और समुद्र पारीय निवासी किसे समझा जाएगा, तो इसके लिए अर्हता है यानी कि योग्यता जो है। और इसी से संबंधित और एक यहीं से योग्यता बनता है नागरिकता का, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी अर्हता या ये कह लें कि किसे हम ये यानी कि NRI PIO OCI किसी की हम समझेंगे। तो दूसरे में हम बात कर लेते हैं और तीसरे यानी समुद्र पारीय नागरिकता की बात वहाँ पे ये है, वह विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था यानी कि योग्य रखता था, या किसी ऐसे क्षेत्र का नागरिक था जो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को 47 के बाद भारत का अंग बन गया। यानी कि मान लीजिए कोई जैसे अभी आप 3 रियासत थी हमारी, 3 रियासत थी कौन कौन, जूनागढ़, जम्मू और हैदराबाद। तो इनको मान लीजिए इन्हें भी बाद में मिलाया गया, भारत का अंग बनाया गया। तो जब इन्हें बनाया गया तो उनके जो वहाँ पे जो व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहा था तो वो भी भारत का ही नागरिक तो समझा जाएगा। तो ठीक है, तो मान लीजिए वो व्यक्ति OCI यानी समुद्र पारीय जो व्यक्ति है उसी क्षेत्र से संबंधित रहा हो, ठीक है, यानी कि उसके दादा परदादा या नाना नानी जो भी संबंधित रहे हो, तो उनके लिए ऐसा प्रावधान है। तथा उनके पोते पोती या पुत्र पुत्री इस दर्जे के लिए अर्ह हैं, क्या, नागरिकता से संबंधित जो दर्जा दिया जाएगा, यानी कि किन्हें हम समुद्र पारीय भारतीय नागरिक समझेंगे। तो इस प्रकार से अगर उनका वर्णन है इस प्रकार से या वो संबंधित हो रहे हैं तो उन्हीं को हम मानेंगे, ठीक है। और दूसरा इसमें PIO में यानी भारतीय मूल विदेशी नागरिक के बारे में, जिसके माता पिता या दादा दादी नाना नानी में से कोई 1935 अधिनियम से परिभाषित भारत का अस्थायी नागरिक रहा हो, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 तक वो भारत राज्य क्षेत्र में ही रह रहा हो, तो उसी को हम समझेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों से विवाह संबंधी भी अर्हता है। और बात कर रहा है समुद्र पारीय में, समुद्र पारीय में तो इसी में यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति किसे समझा जाएगा, तो यही है। और इसमें तीसरा जो खंड है, ऐसे व्यक्तियों के विवाह संबंधी भी अर्हता, यानी कि अगर उनका विवाह मान लो भारत से हुआ हो या भारत या अलग कहीं किए हैं तो उस प्रकार से संबंधित अधिनियम में कुछ बातें लिखी गई हैं। और इसी प्रकार से समुद्र पारीय भारतीय निवासी के बारे में एक और शर्त है। दूसरा शर्त यह है कि वे ऐसे देश के नागरिक हों जो किसी रूप से दोहरी नागरिकता स्वीकार करता हो, यानी कि ऐसे देश के नागरिक हो जो दोहरी नागरिकता जहाँ रखते हों, ठीक है, उन्हीं को हम जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, तो उनको हम समुद्र पारीय में रख सकते हैं। और तीसरा क्या है, और इसमें भारतीय मूल के विदेशी जो व्यक्ति हैं इनमें यानी कि PIO जिन्हें शॉर्ट में कहते हैं, इसमें चौथा खंड ये जुड़ा है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन तथा अफगानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। केंद्र सरकार इस सूची में कुछ और देशों को शामिल कर सकता है। ऐसा केंद्र सरकार को यानी कि संसद को ऐसा अधिकार शक्ति प्राप्त है, वो ये इस लिस्ट को और बढ़ा सकता है, यानी कि जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन तथा अफगानिस्तान के नागरिक इसमें शामिल नहीं हो सकते। अर्थात ये है कि इन नागरिकों को हम PIO में शामिल नहीं करेंगे। और इसमें OCI में क्या दिया गया, समुद्र पारीय भारतीय निवासी के बारे में तीसरा खंड ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तथा उसके परिजनों को यहाँ दर्जा नहीं दिया जाता और देशों को जोड़ सकता है, यानी कि सिर्फ किसके बारे में, पाकिस्तान और बांग्लादेश
के जो व्यक्ति या उनके परिजन हैं उनको ये आदेश नहीं देता है भारत, फिर भी भारत लेकिन और देशों को जोड़ सकता है इस कैटेगरी में, ठीक है। उन्हें हम नहीं, जैसे इस पर जैसे यहाँ पे दिया है कि भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसी प्रकार से ओसीआई में अर्थात समुद्र पारीय भारतीय मूल निवासी के बारे में और देशों को नाम जोड़ सकता है इस लिस्ट में। आगे बात करते हैं अब सुविधा, भारत सरकार इन्हें क्या क्या सुविधा देता है ये भी देख लेते हैं सुविधा के बारे में। तो नागरिकों को किसमें, एनआरआई को, एनआरआई जो व्यक्ति हैं अनिवासी भारतीय मूल, उनके लिए ये खंड है कि नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई हों। यानी कि जो केंद्र सरकार अभी है प्रेजेंट टाइम में, तो मान लीजिए कोई अधिनियम बनाया है तो उस जो अधिनियम सभी पे लागू हो रहे हैं वही चीज़ उस एनआरआई पे भी लागू होगा, यानी कि सारी सुविधाएं उसको भी वो प्राप्त होंगी। और उसके बाद पीआईओ यानी कि भारतीय मूल विदेशी निवासी जो हम जिन्हें पीआईओ के शॉर्टकट में जानते हैं, इसमें खंड ये है सुविधा से संबंधित कि 15 वर्षों तक वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इन्हें, ठीक है। ये 15 वर्ष तक भारत में रह सकते हैं वीज़ा रहित। एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजी कराने की छूट है। यानी कि अगर ये एक यात्रा के यानी कि हमारा जो विदेशी पंजीकरण अधिकारी है ये उनके पास 180 दिन के अंदर क्या अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, या अवधि बीत जाने पर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे इस श्रेणी से यानी कि पीआईओ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जीवन प्रयत्न वीज़ा यानी कि हमेशा इन्हें क्या नागरिकता मतलब सुविधाएं जो है हमेशा ये वीज़ा वाली सुविधा हमेशा मिलती रहेगी। एक यात्रा की अवधि चाहे जितनी लंबी हो, यानी कि समुद्र पारीय जो भारतीय व्यक्ति हैं वो भारत में मान लीजिए आ रहे हैं तो वो क्या चाहे जितने लंबे समय तक रहें, यानी कि चाहे यहीं पे आएँ बस जाएं शादी कर लें फिर उसके बाद ना जाएं तो ठीक है। तो विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की ज़रूरत इन्हें नहीं। यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो समुद्र पारीय भारतीय व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना जरूरी है या नहीं है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन इधर से पूछेगा। इसी प्रकार पीआईओ से भी क्वेश्चन, जैसे 180 दिन कितना समय है, एक व्यक्ति मान लीजिए भारत से में आ रहा है तो कितने दिनों तक उसे, कितने दिनों के बाद मान लीजिए 180 दिन वो यहाँ 190 दिन या 200 दिन मान लीजिए भारत में रहा, तो 200 दिन अगर वो रहा तो उससे बहुत ज़रूरी है कि वो पंजीकरण करवाए यहाँ पे, क्योंकि पर्यटन से संबंधित बहुत सारे अधिनियम जैसे भारतीय उड्डयन मंत्रालय बहुत सारे अधिनियम ऐसे संशोधन या विधि लाती रहती है। अब आगे बात करते हैं किन कार्यों की अनुमति है, यानी कि जो ये हमारे एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई हैं इन्हें किन किन कार्यों को भारत में करने की अनुमति है। तो देख लेते हैं। कोई भी ऐसा कार्य करने की अनुमति जो नागरिक कर सकते हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक यहाँ भी रह रहे हैं, भारत में जो नागरिक हैं वो जो काम कर सकते हैं वो एनआरआई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पीआईओ हैं नागरिक हैं अगर उन्हें माना गया है तो वो पर्वतारोहण और मिशनरी यानी कि धर्म प्रचार संबंधी, अनुसंधान कार्य यानी कि रिसर्च से संबंधित या प्रतिबंध क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर मान लीजिए पीआईओ का कोई व्यक्ति भारत में आ रहा है, अगर उसे पर्वतारोहण करना है तो उसे भारत सरकार यानी कि राजदूत से उसे क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। इसीलिए इसी प्रकार धर्म से संबंधित अगर वो प्रचार कर रहा है तो तब भी उसे अनुमति भारत सरकार से लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के इन्हें रिस्ट्रिक्शन किया गया है किसे, ओसीआई को, ठीक है। लेकिन एनआरआई को ये सब नहीं है। और इनको
इसी प्रकार जो OCI वाले हैं इन्हें भी सेम कार्य, जैसे पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान कार्य, प्रबंधित क्षेत्रों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति की जरूरत, ये सब यानी कि कंडीशन इन पे भी लागू होता है, किन पे, OCI पर भी लागू होता है। अब छठा है भारतीय नागरिकता की अर्हता, यानी कि कौन भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये भारतीय नागरिक ही है, यानी कि NRI जो है ये भारतीय नागरिक ही है, यानी कि यहीं पे पैदा हुए, कुछ दिन के लिए या 15 साल 20 साल वो विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हीं को हम NRI कह रहे हैं। लेकिन PIO में भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन ये कर सकता है। कहाँ? विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास PIO जो है वो अगर 7 साल लगातार रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता अगर चाहिए तो 7 साल के तक वो रहे, उसके बाद ये पंजीकरण करवाए, किसे? विदेशी पंजीकरण अधिकारी से। इसी प्रकार ये PIO के लिए 7 साल है, लेकिन OCI के लिए ये 5 साल है, यानी कि 5 साल निरंतर भारत में रहे फिर वो आवेदन कर सकता है। और इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन अलग है, कंडीशन वो ये है कि बशर्ते आवेदन से कम 1 साल पहले से भारत में रह रहा हो, यानी कि पंजीकरण के 5 वर्ष बाद आवेदन कर सकता है। मान लीजिए PIO वाला है, यानी OCI वाला जो व्यक्ति है वो भारत में यहाँ भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, 5 साल पहले यहाँ पे विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास जाके वो पंजीकरण करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल बाद वहाँ से उस देश से भारत में आके रहने लगा, यानी कि 2 साल 1.5 साल पूरा हो जाए, तब वो भारत का नागरिक उसे यानी कि अधिकारी जो हैं वो उसे मानने लगेंगे या परमिशन दे देंगे भारत के नागरिक के लिए। और अधिकार से संबंधित भारत में मताधिकार कौन दे सकता है, कौन नहीं, तो यह NRI को अधिकार है, ठीक है, वोट देने का, और PIO को अधिकार नहीं है। इसी प्रकार OCI को भी अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ने का अधिकार, यही सब क्वेश्चन पूछता है, यही सब बार बार क्वेश्चन पूछता है कि NRI को क्या चुनाव लड़ने का अधिकार है भारत में, तो नहीं। क्या उस PIO को, यानी कि भारतीय मूल निवासी जो है, क्या उन्हें प्राप्त है कि नहीं है, मताधिकार देने का अधिकार उन्हें भी नहीं है। और OCI समुद्र पारीय भारतीय व्यक्ति को भी मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार चुनाव लड़ने का अधिकार साधारणता तो नहीं है किसे, NRI को, लेकिन जो ये PIO और OCI हैं ये तो एकदम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं जब तक ये भारत के नागरिक ना बन जाए। अब आगे बात करते हैं भारत में शिक्षा की सुविधा जो दिया गया है इन तीनों को, तो NRI तो कोटा है, और जो NRI को कोटा दिया गया है भारत में शिक्षा प्राप्त का, वही सारा कोटा PIO और OCI को भी दिया गया है। बैंक खाता खुलवाने की जो सुविधा है वो NRI को भी दिया गया है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी दिया गया है, और समुद्र पारीय व्यक्तियों को भी दिया गया है। संवैधानिक पदों पर नियुक्त, तो हाँ NRI नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन नहीं नियुक्त हो सकते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति और समुद्र पारीय भारतीय व्यक्ति जो हैं ये दोनों क्या नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि वोट देने से संबंधित, पहले भी बताए थे, वोट देने से संबंधित, नियुक्त पदों पर नियुक्त से संबंधित, तो ये सब अपने दिमाग में छाप लो एकदम, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछता है, वनडे हो या PCS हो, IAS हो, कोई भी क्वेश्चन यहीं से प्री में या और सभी एग्जामों में यहीं से ही क्वेश्चन पूछता है ज़्यादा। और एक अनुच्छेद से संबंधित 2 ही क्वेश्चन, एक नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन, यानी नागरिकता की समाप्ति से संबंधित क्वेश्चन, और दूसरा आपका संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का जो अधिकार है, यही 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संविधान में जो प्रावधान है वहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी जो अधिनियम में है, यानी कि भारत शासन अधिनियम जो बनाया है, नागरिकता से संबंधित अधिनियम 1955, तो 1955 से यही क्वेश्चन आते हैं जो अभी हमने तुलना किया है, यानी कि भारत में शिक्षा से संबंधित जो सुविधा इन तीनों को क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, बैंक में खाता खुलवाने से संबंधित क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, तो इन्हीं सभी का वर्णन है। इसके साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।